Krishna will continue, my PhD student. So he will teach you how to solve these problems in Kappa and the Saccharine software. So tomorrow then I will continue with the next problems. So if you have any doubt regarding these problems, you can again ask me tomorrow. And otherwise, he will explain you in a best way both of the problems. So I will hand over the problem now to Krishna, and we'll meet tomorrow for the problems. हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? मलिक, अच्छा ठीक है। तो आमिर, आज हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद 31 लोग आए हैं, थोड़ा सर ने आज लेट भेजा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़े और लोग आ जाएंगे तो फिर शुरू करेंगे। तब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी तक तो तुम लोगों को पता है ना कि पहले कैसे रेट का डेटा लोड करते हैं, कैसे प्रोडक्शन का डेटा लोड करते हैं, ठीक है? उस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है ये भी एक तरह का प्रेशर ट्रांजिएंट एनालिसिस ही है, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है कि हमें अपना जो रेफरेंस टाइम है उसको थोड़ा चेंज करना है, मॉडिफाई करेंगे ताकि जो हमारा रियल फील्ड डेटा है वो टैबुलेट हो जाए इजीली। तो यहाँ ध्यान दे दो क्या क्या रखा हुआ है तुम्हारे पास। एक रखा है RW दिया हुआ है, H दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, एक ड्रिल्ड वेल लेंथ दिया हुआ है, ZW दिया हुआ है, फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है, विस्कोसिटी है, टोटल कंप्रेसिबिलिटी और फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी है। ये सारे पैरामीटर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। स्पेसिफिकली इन दोनों को देख के, ड्रिल्ड वेल लेंथ को देख के क्या हम लोग गेस कर सकते हैं? एनी आइडिया कौन से तरह का वेल होगा? बताओ। अगर हमको ड्रिल्ड वेल लेंथ दिया हुआ है तो कौन से टाइप का वेल हो सकता है? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड वेल हो सकता है, ठीक है? तो जब हम मॉडल करेंगे तो हमें याद रखना है, ठीक है? ये बात भूलनी नहीं है हमको। ZW क्या है? एनी आइडिया ZW क्या है? कह सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को कि ZW एग्जैक्टली क्या है। स्कीमेटिक में तुमको अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ZW होता क्या है, ठीक है? तो चलो 10 मिनट हो गए, लेट स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमको देखो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, रेफरेंस टाइम दिया गया है और डेट दिया गया है, रेट्स बताए गए हैं कि रेट्स हमें किस फॉर्मेट में लेने हैं, स्टेप्स, टाइम एट द रेट स्टार्ट है ये, ठीक है? और जो ड्यूरेशन ऑफ लास्ट शट इन पीरियड है वो 48 है, ये हमें डालने में काम आएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इनको डिफॉल्ट नहीं छोड़ना है, इनको मॉडिफाई करना है। ड्रिल वेल लेंथ दिया हुआ है, ZW दिया हुआ है, टीवीटी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें फ्लो रेजिम्स लोकेट करने की, कौन सी फ्लो रेजिम्स प्रेजेंट हैं। तो जो फ्लो रेजिम्स प्रेजेंट है उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो डेटा लोड करना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली मॉडल करना पड़ेगा।
मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है किसी को? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग कप्पा को लोड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप लोड करते हो तो जो लाइसेंस डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं वो इनिशियलाइज नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना होता है उस केस में, या तो आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हो अगर आपका सर्वर डिटेल्स, दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों का देखा था कि भाई ट्रबल शूटिंग में नहीं हो पा रहा था, तो हमने दोबारा बंद किया, उसको स्टार्ट किया। अब हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स प्रेजेंट हैं, तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को किस तरह से रखना है, RW है 0.244, H है 150 और phi है 12। ए जोन 150 का हो गया और ये हो गया 0.12, ठीक है। कुछ गलत होगा तो बताना तुम लोग। फिर हमें डेट एंटर करनी है, तो ये है तुम्हारा अक्टूबर 9 2005। इसको हम लोग इस तरह से एंटर करते हैं। ठीक है, कोई लैग तो नहीं आ रहा है? एक बार देख लो, 0.244, ए जोन 150 है, पोरोसिटी 0.12 है, टाइम हमने 9 अक्टूबर 2005 कर दिया है। दिस इज MMDDYY। अगर दिक्कत होगी आमिर तो बता देना, मैं और धीरे धीरे चल लूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी इशू होगा तो तुम बताना, आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो फ्लूइड टाइप में रेफरेंस फेज मैंने ऑयल रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑयल वेल की टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी स्टैंडर्ड एनालिसिस है। अब इसको मैं लोड करता हूँ तो फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर भी प्रेजेंट था। फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर हमें डालना पड़ेगा। फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर हमारा है 1.2 और विस्कोसिटी 1 cp है, तो ये हमने डाल दिया 1.2, विस्कोसिटी 1 cp है, कोई चेंज नहीं है। टोटल कंप्रेसिबिलिटी देखो, ये 3 × 10⁻⁻6 है। हमें क्या करना है, हमारा जो टोटल कंप्रेसिबिलिटी दैट इज 1.5 × 10⁻⁻5, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मॉडिफाई कर दिया मैंने, तो 1.2 हो गया, 1 हो गया और 1.5 × 10⁻⁻5 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट कर दूंगा। देखो मैंने सारी वैल्यूज मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंगली। क्रिएट करते ही ये वाली स्क्रीन आ गई जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रही है कि मुझे अब रेट का डेटा लोड करना है। रेट का डेटा लोड करने के लिए मैंने साफ साफ उस पर क्लिक किया। देखो रेट्स वाले फाइल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो हमारे को टाइम स्टैम्प मिले हैं वो फील्ड फॉर्मेट के। फील्ड फॉर्मेट का समझते हो कि उसमें डेट होगा, फिर उसके बाद टाइम होगा और फिर उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैंने फील्ड फॉर्मेट कर दिया पहले तो इसको। फिर हमें याद करो एक और चीज बोली गई थी, जो स्टेप होगा, जो रेट होगा, वो स्टेप्स टाइम एट स्टार्ट के फॉर्मेशन में होगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये इस इंस्टेंस की पहली वैल्यू होगी, तो हमने वो कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा पहला वैल्यू है दैट इज डेट का वैल्यू। डेट का वैल्यू किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, DDMMYY के फॉर्मेट में, उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। अगला वाला जो है हमारा टाइम का वैल्यू है, ये वाला जो कॉलम है टाइम का वैल्यू है। इसको जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको नहीं देखना है, ये गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला देखना है। ये हमारा डेट है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा फ्लो रेट है। ओके, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए।
ऊपर वाला वैल्यूज मत देखो, ऊपर वाली वैल्यूज मिसलीडिंग है। तो ये हमने पहले वाले को डेट के फॉर्मेट में डाल दिया, मतलब DD उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा टाइम का फॉर्मेट है तो उसको मैं टाइम के फॉर्मेट में कर देता हूँ, T2D ऑटो। तीसरा वाला मेरा ऑयल रेट है, उसको मैंने ऑयल रेट सिलेक्ट कर दिया। तो अब देखो मेरी सारी वैल्यूज इनपुट एकदम सही थी, इस वजह से सारे के सारे पैरामीटर्स ग्रीन हो गए। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी मैं गलती करता कुछ और डाल के, ये देखो अपने आप रेड हो जाता। ये दिखाता है कि मतलब द सिस्टम इज वर्सेटाइल इनफ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हो रही है। अब देखो मैं लोड कर रहा हूँ तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि ये बताओ कितना था ड्यूरेशन ऑफ लास्ट फ्लो। ये हमें वैल्यू दी हुई है 48 आवर्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू 48 डालनी है। देखो फ्लो रेट कैसे प्लॉट होकर चला आया। इस ड्यूरेशन में हमने एक फ्लो कराया है, फिर हमने थोड़ी देर के फ्लो को बंद किया, फिर शुरू किया और फिर फ्लो को बंद किया है। तो हमारे पास ड्रॉडाउन के 2 पीरियड्स आएंगे, एक यहाँ पे गिरेगा, एक यहाँ पे गिरेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर अब हम क्या करते हैं, प्रेशर की वैल्यू को लोड करते हैं। प्रेशर तुम लोग को पता है हमेशा पॉइंट्स के फॉर्मेट में होता है, बट ये वाली जो डेटा एंट्री है ये फील्ड के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे बस जाके तुमको डेट बदलना है, फिर टाइम बदलना है और फिर उसके बाद प्रेशर बदलना है। बदल दिया, देखो सारे के सारे ग्रीन हो गए, मतलब कि हमारा जो डेटा एंट्री का स्टेप था वो सही था। अब मैंने इसको लोड किया। जब इसको मैंने लोड किया तो एक चीज तुम लोग ध्यान देखो कि हमारे पास इस ड्यूरेशन में फ्लो पहले गिरा है और फिर फ्लो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे भी आपने एक बार वेल को बंद किया था तो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया, और दूसरी बार आपने जब बंद किया तो वापस आपका पूरा ऊपर तक पहुंच गया है। तो हमें हमेशा जो प्रेशर ट्रांजिट एनालिसिस करनी है वो इस फेज की करनी है, बिल्डअप वाले फेज की। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन चेक करने के लिए वही वाला पुराना स्टेप, ऊपर जाना है, माउस जूम। ठीक है, माउस जूम हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस का देखना है एक बार। देखो डेटा तुम्हारा सिंक्रोनाइज नहीं है। इतना डिफरेंस आ रहा है। जनरली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जिस मोमेंट पे हमने, जिस इंस्टेंस पे हमने अपना फ्लो बंद किया है उसी इंस्टेंस पे तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करना चाहिए, है कि नहीं? बट यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, अब इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज करने के लिए वही टाइम प्लस वैल्यू उठाओ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमारा जिस इंस्टेंस पे फ्लो बंद हो रहा है उसी इंस्टेंस पे प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं आ रहा है ना कि कैसे डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, कैसे, क्यों डेटा को सिंक्रोनाइज करना चाहिए? ये भी तो डाउट हो सकता है कि डेटा का सिंक्रोनाइजेशन क्यों एसेंशियल है। सॉरी, अगर तुम लोग को लग रहा है कि I'm going a little fast तो बताओ, ठीक है? ओके, मैं एक बार फिर से डेटा लोड करके दिखाता हूँ। वैल्यूज एंटर करने में पीवीटी की जो वैल्यूज एंटर करनी थी उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार डेटा एंट्री करके दोबारा दिखाता हूँ। ये सबसे पहले फ्लो रेट एंटर करना है, यहां तक गए, रेट्स को पकड़ा। देखो जब मैंने किया तो यहाँ पे रेट्स वाली फाइल मेरे को पहले से बताई गई कि इसमें रेट्स दिए हुए हैं, फ्लो रेट दिए हुए हैं, तो इसको लोड किया मैंने, ओपन किया। एक चीज और तुम लोगों ने नोटिस करी है कि हमेशा मैं एसकाई फाइल क्यों यूज करता हूँ? अगर मेरे पास एक्सेल फाइल होती तो मैं उसे भी यूज कर सकता था। या कभी चाहो तो मैं जाके यहाँ पे कीबोर्ड बना के इसमें वैल्यूज टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 10, 2, 14,
5, मैं ये भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कीबोर्ड में स्प्रेडशीट के फॉर्म में कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि पहला जो तुम्हारा 14 घंटे फ्लो रेट था उसमें 5 का फ्लो रेट मेंटेन किया गया है, अगले वाले 12 घंटे में 8 का फ्लो रेट मेंटेन किया गया है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मतलब वो कन्वीनियंस भी है मेरे पास। पर वो करने के बजाय सबसे सिंपल तरीका है कि मैं फाइल से लोड ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो डेटा दिया हुआ है ना। तो देखो मैंने फाइल से लोड ही कर लिया इसको, सिंपल सी बात है, उसी तरह लोड करना है आपको। ये जो ऊपर आपका एक कॉलम, मतलब सॉरी, एक ऊपर आपका ये जो एक रो दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज को आपको इग्नोर करना है, ये आपके लिए एसेंशियल नहीं है। दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर यू। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ये वाला रो इंपॉर्टेंट है, इस रो से जो वैल्यूज मिलेंगी वो इंपॉर्टेंट है। अब इस रो की वैल्यूज में इंपॉर्टेंट क्यों है और ये ऊपर वाला रो क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि ऊपर वाले रो में सिर्फ और सिर्फ हेडर्स हैं। हेडर समझते हो? जैसे टाइम है, तुम्हारा टाइम दिया हुआ है, फिर तुम्हारा लिक्विड फ्लो रेट दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम दिया गया है। बट ये जो हेडर्स है, इनका बिना किसी वैल्यू के कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपका क्या मतलब है? आप वैल्यूज है। अब जैसे ये वाली वैल्यूज तो मैं यहाँ से कॉपी करके वापस एक्सेल में भी डाल के काम कर सकता हूँ, बट मेरे को ये नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वैल्यूज एंटर कर रखी हैं। तो ये देखो मैंने दिखाया फिर इसको, ये रहा डे का, ये इस फॉर्मेट में। अगर यहीं पे उल्टा होता, जैसे MMDTYY होता, तो मैं ये वाला फॉर्मेट रखता। या फिर हो सकता है कई बार तुम्हारा क्या 31 दिसंबर आ जाता है, इस तरह लिखा रहता है, 4 अक्टूबर लिखा रहता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सिंपल DDMMYY वाला फॉर्मेट चूज कर लीजिए। फिर क्या करना है, टाइम T2D ऑटो रख लीजिए। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल तो यही एक्सरसाइज होती है कि जो टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली आपका आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ऑयल रेट आप रख लीजिए। ऑयल रेट में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने ऑयल रेट स्पेसिफाई कर दिया जो आपका बैरल पर डे के रेट में है। यहाँ टाइम फॉर्मेट याद देने वाला था। जनरली जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो 4 तरीके से रिकॉर्ड होता है। एक डेटा रिकॉर्ड होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे कि आज तुम्हारा टेम्परेचर इतना है, तो वो एक पॉइंट हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारा ड्यूरेशन के फॉर्मेट में होता है कि आज 4 घंटे तक टेम्परेचर इतना था। फिर उसके बाद होता है स्टेप टाइम एट एंड पे, स्टार्ट पे होता है कि 7 बजे से लेकर 10 बजे में अगर टेम्परेचर 4, अगर मैं लिखता हूँ कि टेम्परेचर 12 था तो 7 बजे था, मतलब कि उस ड्यूरेशन में जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था उसको मैंने चूज कर लिया। सिमिलरली तुम्हारा अगर एक ड्यूरेशन दे रखी है 7 से 12 के बीच में, टेम्परेचर तुम्हारा 30 डिग्री था और स्टेप टाइम एट एंड लिखा हुआ है, तो तुम्हारा जो 30 डिग्री है वो 12 बजे रिकॉर्ड किया गया था। तो प्रेशर तो हमेशा पॉइंट पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यूज तो हमेशा पॉइंट पे में चाहिए होती है ना। बट फ्लो रेट तो तुम्हारा ड्यूरेशन में भी हो सकता है कि हम जिस ड्यूरेशन में मेजर कर रहे हैं उस ड्यूरेशन का फ्लो रेट बहुत ही वेरी कर रहा हो, तो हम वो कर सकते हैं। या फिर हम अलग अलग इंटरवल का फ्लो रेट बता सकते हैं। तो इस केस में बोला गया था स्टेप टाइम एट स्टार्ट, तो हमने उसको चूज कर लिया और फिर हमने अकॉर्डिंगली इसको लोड कर दिया। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ लास्ट फ्लो मांग रहा है। ड्यूरेशन ऑफ लास्ट फ्लो हमें 48 आवर्स बताया गया था, हमने उसे डाल दिया। अकॉर्डिंगली डेटा आपका ऐसे लोड हो जाएगा। फिर प्रेशर की तरफ जाइए, वही एसकाई फाइल आपको लोड करनी है। प्रेशर की वैल्यूज उठाई, एक बार कंफर्म कर लिया। ये प्रेशर देखिए आपका ये आ रहा है, जैसे ये आपका 9 नवंबर 2005 को इस तरह बताया गया है। उसी तरह से हमने फिर फॉर्मेट को डाल दिया यहाँ पे, 9 नवंबर है ना, ये 9/11/2005। तो उसी तरह हमने चूज किया इसको कि देखिए कौन सा फॉर्मेट में है, 9 नवंबर 2005 इस तरह रखा हमने। सिमिलरली फिर आपका टाइम T2D ऑटो कर दिया हमने, ताकि ये जो फॉर्मेट है आपका ये वापस आवर के फॉर्मेट में आ जाए, हमारे लिए प्लॉट करना बहुत ईजी हो जाए। फिर हमारा जो है टेम्परेचर टाइम है वो हमने प्रेशर है उसको हमने प्रेशर की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, और प्रेशर की वैल्यू तुम्हारा जो यूनिट था वो PSI था, हमने उसे भी डाल दिया, PSI में डाल दिया।
फील्ड फॉर्मेट है, बट प्रेशर हमेशा पॉइंट्स पे होता है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे इजी चीज यही है याद रखने वाली। जब इसको हमने लोड किया तो ध्यान देना, जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसका जब हमने बंद किया तो देखो तुम्हारा प्रोडक्शन के टाइम पे गिरा है, फिर वापस बंद किया है, तो फिर राइज किया है, और फिर हो सकता है बाद में हम प्रोड्यूस करें तो फिर तुम्हारा थोड़ा डिक्रीज करें। हाइपोथेसिस है, इसलिए तो हम वेल टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या किया, हमने डेटा को सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइजेशन इसलिए एसेंशियल है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा कलेक्शन डिवाइसेस होता है उसमें काफी लैग आ रहा होता है। हो सकता है कि आप अभी कोई काम करो फिर आपका डेटा थोड़ा लेट हो जाए। कई बार क्या होता है कि डेटा आपका रिकॉर्डिंग आपका 2 मिनट 3 मिनट का डिले आता है। अब हम लोग को लगता है कि 2-3 मिनट से क्या होता है, बट वो 2-3 मिनट जो होता है वो सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है। एसेंशियल इसलिए होता है क्योंकि उसी में आपका नियर वेलबोर इंफॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो? अगर आपके पास नियर वेलबोर इंफॉर्मेशन ही आपने लूज कर दिया तो दूर का आप जान के क्या करोगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये है कि नियर वेलबोर इंफॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि उसमें स्किन होता है, उसमें तुम्हारे बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, वेलबोर स्टोरेज कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है? नियर वेलबोर से होता है। दूर का तो फ्रैक्चर होता है या फिर चैनलिंग होती है, वो तो दूर की बात है, बट नियर में तो आपको नियर वेलबोर इंफॉर्मेशन, उसको तो आपकी सबसे एसेंशियल चीजें होती हैं, वही तो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या किया, अब हमने जाके इसको सिंक्रोनाइज किया। सिंक्रोनाइज करने के लिए वही सिंपल सी बात है, यहां जाके पहले हमने जूम करके देखा इसको। जूम करके देखोगे तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा इसमें लैग है। लेटेंसी देखिए कितनी है। ये वाला आपका वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये राइज करने वाला यहाँ आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लो रेट तो आपका यहाँ बंद है। तो हमें क्या करना है, हमें अब इस वैल्यू को यहां से उठाकर इस पॉइंट पे रखनी है, जो हमने रख दिया। ठीक है, इसको रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने डिफॉल्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये आ गया। यहां तक तो सब क्लियर है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेरिवेटिव एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, हम PV2 पे जाएंगे। अब जैसे तुम लोग पूछोगे कि यहाँ पे PV1 कहाँ है, भाई यहाँ भी तो प्रेशर तुम्हारा थोड़ा सा बिल्ड हुआ था जब आपने बंद किया था एक बार। तो इसमें देखो ये जो इंटरवल ऑफ शट इन ड्यूरेशन था बहुत छोटा था। इससे आप क्या पता कर लोगे? कुछ नहीं पता कर पाओगे। आपको जो फ्लो ड्यूरेशन का इंटरप्शन है वो भी एडिक्वेट चाहिए। अगर वो एडिक्वेट नहीं होगा तो वेल के दूर का जो इंफॉर्मेशन है वो आप कभी नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। इसलिए आपको जो वेल का शट इन ड्यूरेशन है उसे अच्छा खासा लंबा रखना है। तो हमने क्या किया, हमने प्रेशर बिल्डअप 2 को सिलेक्ट किया और फिर हमने चेक किया कि भाई देखो हमको स्मूथनिंग की जरूरत तो है। हम स्मूदन करके अपना ऑलरेडी डेटा जो बहुत कम है, काफी अच्छे से फॉर्मुलेटेड है, उसको हम क्यों कम करें। तो स्मूथनिंग का हमने सिर्फ 0.1 पैरामीटर रखा। 0.1 पैरामीटर हमने इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हारा अगर कहीं कुछ जो एब्रिविएशंस हैं भी, जैसे कहीं पे अगर डेटा लेटेंसी आई है या फिर एबरेशन आया है, तो उसके जो 10% पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे मीन लाइन से सबसे ज्यादा दूर होंगे वो हट जाएंगे। अब देखो इसमें ये तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया एक्सट्रैक्ट। कोई बता सकता है कि इसमें कौन कौन सी फ्लो रेजिम है? कौन कौन सा फ्लो रेजिम है जिसको मॉडल करने के लिए है? वेलबोर स्टोरेज है। आमिर, वेलबोर स्टोरेज का सबसे डायरेक्ट इंडिकेटर क्या होता है ये बताओ, बिना कुछ लगा के। ओके, स्मूथनिंग हम बता देते हैं। चलो देखो, स्मूथनिंग हम क्यों करते हैं? स्मूथनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कई बार हमारे जो पॉइंट्स आते हैं
वो बहुत अलग अलग हो जाते हैं। अब हम डेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी में ध्यान देना सिद्धार्थ, यही देखना, ये लाइन तुम्हें इतनी परफेक्ट मिल रही है, बट जब डेटा एक्चुअल में फील्ड पे रिकॉर्ड हुआ होगा तो तुम्हें लगता है कि जो प्रेशर का वेरिएशन है इतना परफेक्ट मिला होगा, कभी नहीं। हो सकता है कोई एक पॉइंट यहाँ मिले या कोई एक पॉइंट यहाँ मिले। तो हम जब स्मूथनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लाइन से दूर हैं, क्योंकि एक मीन लाइन तो ऑलरेडी बनी हुई है, जो हमारा सबसे कॉमनली एनकाउंटर्ड लाइन होती है उसको मीन लाइन कहा जाता है डेटा के हिसाब से। अब स्मूथनिंग करोगे तो जो तुम्हारे डेटा के एब्रेशंस होंगे उनको हटाओगे। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डीपी करते वक्त स्मूथनिंग का पैरामीटर 0.1 रखा था। 0.1 का मतलब ये है कि जो 10% पॉइंट मेरी मीन लाइन से सबसे ज्यादा दूर होंगे, ठीक है, वो चले जाएंगे। अगर मैं इसको 0.2 करूंगा तो 20% पॉइंट जो मेरी मीन लाइन से सबसे ज्यादा दूर होंगे वो चले जाएंगे। अगर 50 करूंगा तो 50% पॉइंट चले जाएंगे। इसी के लिए हमको अपना क्या करना चाहिए, डेटा को देखना चाहिए कि हम इतना स्मूदन ना कर दें कि वेल का जो रेगुलर एट्रीब्यूट है वही चला जाए। इस केस में देखा गया कि डेटा कंपैरेटिवली पुराने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बहुत क्लियर है, तो मैंने स्मूदनिंग 0.1 की रखी है। ठीक है, क्लियर। अगर तुम लोगों को स्मूथनिंग करने में ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं, जैसे क्या है कि देखो तुम्हारा ये जो डेटा है ये तो बहुत ही क्लियर है, अगर इसी में तुम्हारा क्लैरिटी नहीं होती तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे डिकॉन्वोल्यूट करते हैं। डिकॉन्वोल्यूशन में देखो ना, डिकॉन्वोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इतना परफेक्ट फिट आया है। पुराने वाले डेटा में देखा था तुम लोग कितना गंदा होता था, एक पॉइंट यहाँ होता था, एक पॉइंट यहाँ होता था, एक पॉइंट यहाँ होता था। उस केस में डिकॉन्वोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस केस में तो है ही नहीं। अब करके तुम फर्जी में अपने पॉइंट्स को क्यों घटा रहे हो, तुम अपना रियल डेटा ही तो खो रहे हो। हाँ, तो मैं कहा था, मैं वेलबोर्ड स्टोरेज पूछ रहा था। वेलबोर्ड स्टोरेज का सबसे डायरेक्ट इंडिकेटर क्या होता है? जैसे आमिर ने बोला यूनिट स्लोप लाइन, एग्जैक्टली बहुत सही है। अब एक और डाउट आ सकता है कि यूनिट स्लोप लाइन कैसे हम समझे, तो सबसे कॉमन जो तुम्हारा लॉग लॉग प्लॉट देख के वेलबोर्ड स्टोरेज का इंडिकेटर होता है तो वो होता है हम्प। अगर यहाँ पे हम्प आ रहा है मतलब कि तुम्हारे वेलबोर में स्टोरेज, मतलब कि तुम्हारे वेल में स्टोरेज हुआ है, वेलबोर स्टोरेज हुआ है, ठीक है, ये हम्प दिख रहा है। आमिर के हिसाब से यूनिट देखो, यूनिट स्लोप लाइन भी आ रही है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखो स्पेशलाइज लाइंस पे गया, स्टोरेज के लिए मैंने ये यूनिट स्लोप लाइन चूज की, देखो हाँ वैल्यूज आ रही हैं, मतलब हमारा यहाँ पे हुआ है, वेलबोर स्टोरेज हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया है कि उसके बाद एक डिप मिला है, और डिप के बाद वैल्यूज फिर इंक्रीज करी हैं। ये क्या इंडिकेट करता है बताओ? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल वेल हो सकता है, डुअल पोरोसिटी भी हो सकता है। अब देखो क्या है, यहाँ पे पहले तो वेलबोर्ड स्टोरेज हुआ है, वेलबोर्ड स्टोरेज में थोड़ी देर में इसने आईआरएफ को अचीव करने की कोशिश करी है, दिख रहा है ये आईआरएफ कह सकते हैं इसको? आईआरएफ नहीं कह सकते, आईआरएफ तो देखो तुम्हारा इन्फिनिट एक्टिंग रेडियल फ्लो होता है, बट ये रेडियल फ्लो को तो अचीव किया इसने, है कि नहीं? फिर उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे आमिर ने कहा था कि हो सकता है वहां पे फ्रैक्चर हो, वो भी देख लेते हैं। ये तो अलग है। हॉरिजॉन्टल वेल के लिए भी हम लोग देख चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेल में देखो हमें ये एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहे थे। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि ये वाला जो तुम्हारा राइज है ये किस वजह से है। कॉम्पोजिट रिजर्वायर भी हो सकता है, बट कॉम्पोजिट रिजर्वायर और डुअल पोरोसिटी रिजर्वायर में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? इसका डुअल पोरस नेचर तो क्लियर है ना सबको, डुअल पोरोसिटी नेचर कैसे देख सकते हो बताओ? वो तो देखना सबसे आसान है।
डुअल पोरोसिटी नेचर अगर तुमको समझना है तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक डिप आना चाहिए। दो स्टेबलाइजेशन, एकदम सही। क्या यहाँ पे दो स्टेबलाइजेशन है? एक स्टेबलाइजेशन तो यहाँ है। दूसरा स्टेबलाइजेशन कहाँ है बताओ? क्या इसे मैं स्टेबलाइजेशन बोल सकता हूँ? एग्जैक्टली दो स्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि बीच में ये क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? देखो इसका आंसर पहले ही दिया हुआ था, तुम ही लोगों ने अभी दिया है, डुअल पोरस नेचर, कॉम्पोजिट नेचर, तुम ही लोगों ने आंसर दिया है। दो ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजर्वायर का डुअल नेचर दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। आपको वेल में दो नेचर दिख रहे हैं। एक आपका नियर वेल बोर प्रॉपर्टी है, जो देखो घंटे भर में खत्म हो गई है। ये दिख रहा है आपको? अगर टाइम के हिसाब से देखो तो ये जो तुम्हारा है ये प्लॉटेड है, ठीक है। विद इन 6 मिनट्स आपका वेल बोर स्टोरेज खत्म हो गया है, विद इन 6 मिनट्स, ठीक है। अब और 1 घंटे के अंदर आपका पहला रेडियल फ्लो खत्म हो गया है। अब याद आया कि हम लोग को वेल की स्मूथनिंग करना क्यों, वो क्या कहते हैं, डेटा को सिंक्रोनाइज करना क्यों जरूरी है? कि अगर 2 मिनट का डेटा भी अगर आप डिले छोड़ोगे तो आप ये वाला जो पैरामीटर के नेचर को आप भूल जाओगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांजिशन आया है, आपका वेल का डुअल पोरस नेचर दिख रहा है, जो 10 घंटे बाद पता चला है कि वो अगले स्टेबलाइजेशन जोन को पकड़ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? वेल का डुअल नेचर दिख रहा है, तो इसको जब मैं मॉडल करूंगा तो मॉडल करते वक्त मुझे क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान पे रखने पड़ेंगे? सबसे पहले तो वेलबोर स्टोरेज दिख रहा है आपका, है कि नहीं? नहीं, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो बता दो। देखो जैसे मैं वेल को अब मॉडल कर रहा हूं, तो वेलबोर मॉडलिंग में जैसे तुम लोगों ने देखा साफ साफ कांस्टेंट वेलबोर स्टोरेज है, तो वेलबोर स्टोरेज डाल दिया मैंने, ठीक है। वेल मॉडल वर्टिकल नहीं है, ये हमें पहले ही बताया गया था, हॉरिजॉन्टल है, मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर रिजर्वर मॉडल क्या मेरा होमोजीनियस है? होमोजीनियस तो नहीं है। तुम ही लोग बता रहे हो कि भाई ये तुम्हारा डुअल नेचर है, तो मैं इसको टू पोरोसिटी कर देता हूँ, डुअल पोरोसिटी कर देता हूँ। बाउंड्री क्या मैं इन्फाइनाइट लेके करूं? क्या वेल की बाउंड्री इनफाइनाइट है बताओ? फ्रॉम द प्रेजेंटेड डेटा वेल की बाउंड्री इनफाइनाइट ही है, ठीक है। जैसे आमिर कह रहा है, देखो साफ साफ देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 घंटे हो गए हैं और आपका प्रेशर रेडिली बिहेव कर रहा है, मतलब कि दिस इंडिकेट्स दैट द वेल बाउंड्री इज इनफिनिट, ठीक है। कांस्टेंट वेल पोस्ट स्टोरेज हो गया, वेल मॉडल हॉरिजॉन्टल हो गया, रिजर्वर मॉडल डुअल पोरोसिटी हो गया, बाउंड्री मॉडल इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसको भी छेड़ना है। अब ये तो मैं नहीं छेड़ूंगा, ये तो मुझे रिजर्वर का मॉडल कैलकुलेट करके देगा, बट वेल लेंथ तो मेरे को प्रोवाइडेड है, वेल लेंथ मेरे को प्रोवाइडेड है 800 फीट, वो मैंने यहाँ पे 800 फीट कर दिया। ये देखो अभिषेक जैन अभी जागा है, कहाँ सो रहे थे तुम? डुअल पोरोसिटी नेचर किसी भी चीज का आइडेंटिफाई करने का, अगर
तुमको सिर्फ लॉग लॉग प्लॉट पे अरेंजमेंट दिया हो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे वेल बोर स्टोरेज का तो मैंने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि अगर तुमको हम्प दिख रहा है, अगर ये हम्प दिख रहा है तुमको तो वेल बोर स्टोरेज है। इसी तरह डुअल पोरोसिटी सिस्टम का भी हम ये देखते हैं कि डिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो स्टेबलाइजेशन दिखने चाहिए। दो स्टेबलाइजेशन कहाँ दिखे? पहला स्टेबलाइजेशन आपको एक स्टेबलाइजेशन यहां दिखा, दूसरा स्टेबलाइजेशन यहां दिखा। दो स्टेबलाइजेशन दिख गए। दो स्टेबलाइजेशन उसी सिस्टम में होंगे ना जहां पे पोरोसिटी का, जहां पे नेचर ही दूसरा है। सिद्धार्थ आते हैं, तुम्हारे डाउट पे भी आते हैं, अभी जैन का डाउट सॉल्व हो जाने दो, ठीक है? तो डुअल पोरोसिटी नेचर में हमेशा क्या होता है कि एक आपका डिप आता है और दो स्टेबलाइजेशन मिलती है, ठीक है? एक्चुअली अगर तुम हॉरिजॉन्टल लेके ये कर्व को अगर प्लॉट करते हो तो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ पे ये वाला अलाइनमेंट मिले, एग्जैक्टली हो सकता है। बट ये तो हम एक बार अपनी कर्व की फिटिंग करके ही देख पाएंगे ना। ये तो हमें देखना पड़ेगा। इट इज आवर कॉल टू टेक कि कौन से पैरामीटर में तुम्हारा इसका कर्व फिटिंग बेस्ट हो। दूसरा चाहिए ना कि horizontal wells are hydraulically fractured, are they or are they not? कौन सा ऐसा वेल होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल वेल जिसमें हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग नहीं होती, और क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा वर्टिकल परमेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी जो हम अज्यूम करते हैं कि सेम है, वो कभी सेम होता नहीं है। बताओ, ऐसा होता है क्या? वर्टिकल परमेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी क्या हमेशा सेम रहती है? नहीं, अरे गॉट इट, नो नहीं। हो सकता है कि देखो जब मैं कर्व फिटिंग कर रहा हूं तो फिर ये वैल्यू शायद सही ना आए तो मुझे अपने मॉडल को जाके मॉडिफाई करना पड़े, बट यू हैव अ वैलिड डाउट कि हॉरिजॉन्टल वेल भी अगर हम रखते हैं तो यही आता। बट ये तो देखो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये तो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा कि वर्टिकल परमेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी सेम नहीं होती है। एक वर्टिकल वेल में आपका जो मेजर फ्लो होता है वो कौन सी परमेबिलिटी से होता है? एक वर्टिकल वेल में आपका जो फ्लो होता है वो मेजरली कौन से वेल फ्लो से होता है, ठीक है? और एक हॉरिजॉन्टल वेल में तुम्हारा मेजर फ्लो कौन सी परमिलिटी से होता है? बस। अब देखो ये तो हम कर्व फिटिंग करके बता पाएंगे कि जो हमने मॉडल के पैरामीटर्स लिए हैं वो सही लिए हैं या गलत लिए हैं, ये तो कर्व फिटिंग से ही पता चलेगा। बट ये हमारा प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है जो हमने इसको इसमें डाल के देखा। मैं कहा था? हाँ। और अभिषेक, डाउट सॉल्व हो गया तुम्हारा? अचानक से जागा था वो, फिर गायब ही हो गया। ओके। हाँ, सिद्धार्थ का डाउट था। सिद्धार्थ का डाउट ये था कि हाइट का तुम कुछ कह रहे थे। सिद्धार्थ क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने डुअल पोरोसिटी किया, वेल इसको हॉरिजॉन्टल रखा, ठीक है? इसको मैंने 800 किया। ZW 119 है। ZW क्या होता है? ZW होता है तुम्हारा डिफरेंस फ्रॉम द बेस। अब जैसे आमिर का उस टाइम ये था रिस्पॉन्स था कि प्रोडक्टिव जोन का हाफ कर दो, ठीक है? वो भी ZW होता है। वो भी पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है? जब आपके पास 200 फीट का है उसमें अगर आधा करोगे तो ZW क्या होगा? 100 होगा। बट इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मिडिल से थोड़ा ऊपर रखा है, इसीलिए ZW की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आई है, ठीक है? ये हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास 150 थी और ये वैल्यू 119 है। तो इसका मतलब कि वेल हमारा टॉप ऑफ जोन से कितना नीचे है? 150 माइनस 119 कितना होता है? अरे भाई 150 माइनस 119 कितना होता है एग्जैक्टली? आमिर तुम क्या कह रहे थे? h डिवाइडेड बाई 2, h डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा?
75। अब ये बताओ, अच्छा चलो अब यही डाउट है, इसको ऊपर की साइड क्यों रखा गया है, नीचे की साइड क्यों नहीं रखा गया, ये क्या इंडिकेट करता है बताओ, तुम ही लोग बताओ। वेल की पोजीशनिंग क्या इंडिकेट कर रही है, क्यों वेल को टॉप लेयर के पास रखा गया, बॉटम लेयर के पास नहीं रखा गया है, कोई बता सकता है? चलो मैं और आसान कर देता हूँ, लाइट क्या होती है, गैस होती है कि वाटर होता है? एग्जैक्टली कोई एक्विफर प्रेजेंट है नीचे, ठीक है, तो वाटर ऑफ हो सकता है क्या? 100% है भाई कि वाटर का एक्विफर बॉटम में है। जब प्रोड्यूस करोगे अगर बीच में रहेगा तो वाटर कट किस केस में पहले मिलेगा, 75 पे मिलेगा या 31 पे मिलेगा बताओ? अगर आपका ZW कम रहता तो आपको वाटर कट पहले मिलेगा, ZW ज्यादा है तो मतलब हो सकता है कि वाटर कट डिलेड मिले थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये सब के हिसाब से मैंने अब इसको मॉडल कर देना है, ठीक है। जब मैंने मॉडल किया तो देखो क्या दिख रहा है, इसने जो पहला स्टेबलाइजेशन है उसको पकड़ लिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे राइज किया है, कर्व का शेप तो मैच हो रहा है बट वैल्यूज तुम्हारी अलाइन नहीं हो रही हैं। इसको बेटर समझने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाले कर्व को देखो, सेमी लॉग को देखो, भाई सेमी लॉग तो एग्जैक्टली ओवरले होना चाहिए या क्लोजली ओवरले होता तो भी हम ये वाली वैल्यूज को मानते कि सही है, अभी तो ये वैल्यू सही नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। अब इम्प्रूव करते वक्त मेरे को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मैं अपना वेल्बो स्टोरेज कोफिशिएंट को कर सकता हूँ, स्किन को कर सकता हूँ, वेल लेंथ और ZW थोड़े कर सकता हूँ, ये तो फिक्स्ड है ना, 800 तो फिक्स्ड है, अब मैं 800 को थोड़े वेरी कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरा ZW भी फिक्स्ड है, 119 तो बताया गया ना, ऐसा थोड़ा है कि हम अपने वेल को ऊपर नीचे करके चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा बेस्ट फिट आ रहा है। और मैं क्या करूंगा, इन पैरामीटर्स के हिसाब से इसको परफेक्टली फिट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो क्या कर रहा है, ये तुम्हारा एक एक वैल्यू को रिग्रेशन करके चेक कर रहा है कि कौन से पैरामीटर्स के साथ तुम्हारा जो कर्व है उसका एकदम क्लोजेस्ट फिट मिल जाए। पहले देखो हम लोग का फिट कितना जल्दी आ जाता था, इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है बताओ? रिग्रेशन एनालिसिस टाइम क्यों ले रही है बताओ? एग्जैक्टली पहले कितने पैरामीटर होते थे, पहले हमारे पास 3 पैरामीटर होते थे, C होता था, स्किन होता था और K होता था। इस बार हमने 6 पैरामीटर कर दिए हैं। कर्व का फिटिंग आया, देखो इसको मत देखो, सेमी लॉग को देखो, सेमी लॉग पे कर्व एग्जैक्टली ओवरले किया है कि नहीं किया है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्रोवाइडेड मॉडल था वो एक्यूरेटली इसके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है। इसमें डुअल पोरस नेचर भी दिख रहा है, अगर डुअल पोरस नेचर नहीं दिख रहा होता तो हमारा जो आगे की वैल्यूज हैं वो इससे अलाइन नहीं कर रही होती, ठीक है। सिमिलरली देखो सेमी लॉग प्लॉट पे देखो तुम लोग, सेमी लॉग प्लॉट पे जो कर्व का फिटिंग हो कितना यूनिक है, मतलब तो तुम्हारा जो डिविएशन है दैट इज लेस देन 5%, ये बहुत अच्छा फिटिंग होता है, लेस देन 5% का है तुम्हारा डिविएशन। इसके हिसाब से जो हमने कर्व की फिटिंग करी है उसके हिसाब से देखो वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, स्किन तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट पॉसिबल बताओ? शालू का डाउट था ना कि डुअल पोरस नेचर हमने क्यों लिया, यार देखो हॉरिजॉन्टल वेल्स ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्रैक्चर्ड ही होते हैं,
ठीक है, बहुत ही यूनिक कोई ऐसा वेल मिलेगा आपको जो फ्रैक्चर्ड नहीं हो। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से मतलब कहीं भी उठा के, कोई भी आप केस स्टडी भी उठाओगे, कुछ भी उठाओगे, दिखेगा तुम्हारा। ठीक है, नेगेटिव स्किन ऑब्वियसली तुम्हारा फ्रैक्चर डिनोट करती है। एक स्टेबलाइजेशन आपको मिला है बीच में, दूसरा स्टेबलाइजेशन वो अचीव कर रहा है। इस स्टेबलाइजेशन को देखो कितनी जल्दी पार कर गया है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो तुम्हारा नियर वेल्बो रीजन है वो बहुत फ्रैक्चर्ड है, और दूर का रीजन में तुम्हारा जो दूसरा वाला रीजन है इसमें फ्रैक्चरिंग नहीं हुई है। अगर ये वेल फ्रैक्चर्ड नहीं होता तो ये कर्व कैसे जाता बताओ? क्या इस कर्व में डिप आता? अगर ये वेल फ्रैक्चर्ड नहीं होता तो क्या इसमें डिप आता? नहीं आता। ये वेल डायरेक्टली तुम्हारा ऐसे चला जाता, बस एकदम सही। ठीक है, अब वो करके भी देख लेते हैं कि अगर वेल में मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे स्किन नहीं होती तो वेल कैसे बिहेव कर रहा होता। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम गए, हमने स्किन को सिलेक्ट किया। स्किन देखो हमने यहाँ पे -1.5 थी। मैं क्या करता हूँ, 2 की स्किन लेके काम करता हूँ। दो में देखो कैसा आ रहा है, 2 में डिप कितना कम हो गया है। अगर यही मैं और बढ़ा दूं तो डिप खत्म ही हो जाएगा, डिप का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। देख रहे हो, डिप खत्म ही हो गया। क्या डिनोट कर रहा है ये तुम्हारा? स्किन का प्रेजेंस क्या डिनोट कर रहा है? अगर स्किन इंक्रीज कर रही है तो ये फ्रैकिंग एफिशिएंसी के बारे में क्या हो रहा है बताओ? अगर स्किन का प्रेजेंस है, जैसे स्किन तुम्हारा किसी वेल में -2 से गिर के 0 हो गई, 0 से बढ़ के 2 हो गई और 4 हो गई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो हमने वेल में फ्रैक्चरिंग करी थी उसका कोई ऑब्जेक्टिविटी ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, फ्रैक्चर की एफिशिएंसी घटती जा रही है कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेल में बार बार जाके री एंट्री करनी पड़ती है, एसिडाइजेशन जॉब्स करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ऑयल वेल्स में तो रिफ्रैक्चरिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइन्स का प्रोडक्शन होता है, फ्लो लाइन्स क्लॉग होती हैं, फॉर्मेशन डैमेज होता है। ये सब क्या करता है, तुम्हारा जो फ्रैक्चरिंग की एफिशिएंसी है उसको घटा ही देता है। भाई फ्रैक्चरिंग में भी तो तुम यही कर रहे होते हो ना, वेल को तोड़ रहे होते हो। तोड़ोगे तो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो कहीं तो जाएगा। वो तुम्हारा हो सकता है कि आके तुम्हारी फ्लो लाइन्स को क्लॉग कर दे, फ्लो लाइन्स नहीं क्लॉग किया तो हो सकता है नीचे तुम्हारे पोर थ्रोट्स को क्लॉग कर दे। यही होता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया भाई। अब ये बताओ, अगले वाले के लिए तुम लोग को ब्रेक चाहिए कि मैं शुरू कर दूं तो दूसरा? ठीक है, कितनी देर का ब्रेक चाहिए? आधे घंटे का? ठीक है, हाफ आवर का ले लो। मैं चलता हुआ छोड़ दे रहा हूँ, 3:30 अपन मिलेंगे। ठीक है, ओके। अगला वाला जो एक्सरसाइज होगा 3:30 होगा।